टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली एसक्यूएल के ही मज़ीद कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने अभी करने हैं। उसमें जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है यूजिंग DDL स्टेटमेंट्स टू क्रिएट एंड मैनेज टेबल्स। बेसिकली DDL से मुराद डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। तो हम अभी DDL स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं। DDL जो स्टेटमेंट होती है उसमें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग: categorize the main database objects, review the table structure, list the data types that are available for columns, create simple tables, explain how constraints are created at the time of table creation, describe how schema object works. ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट है। इसका यहाँ पर जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स करेंगे वो टेबल है, व्यूज है, सीक्वेंसेस है, इंडेक्स है और सिनोनिम्स है। ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। अच्छा, अगर हम इनको देखें कि टेबल क्या करता है, तो टेबल के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है रोज और कॉलम्स की शक्ल में। व्यू जो होता है वो आपकी लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन टेबल की होती है। बेसिकली आप यूँ समझ लें कि व्यू के बैकएंड पे एक या एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, ठीक है। और व्यू के अंदर क्यूरी स्टोर होती है। जब भी हम व्यू को क्यूरी करते हैं तो बेसिकली वो जो स्टोर्ड क्यूरी होती है वो एग्जीक्यूट होती है और उसके वो जिस चीज़ के ऊपर भी क्यूरी हुई होती है वो शो हो जाती है। हम जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सीक्वेंसेस जो है वो नंबर जनरेशन के लिए होती है, 1 2 3 4 5 10 15 20, जो भी हम उसको सीक्वेंस नंबर जिस तरतीब से दे रहे हैं वो उस तरतीब से चलता है। इंडेक्सेस जो होते हैं बेसिकली परफॉर्मेंस क्यूरी को की परफॉर्मेंस फास्ट करने के लिए इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट नेम्स होते हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको। मिसाल के तौर पे एक टेबल है, उसका नाम है एम्प्लॉयज टेबल, तो आप उसका शॉर्ट नेम EMP रख लें तो, लेकिन एक्चुअल टेबल का नाम वही होगा एम्प्लॉयज टेबल, लेकिन जो उसका सिनोनिम होगा वो EMP होगा। जब भी हम उस सिनोनिम को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉयज टेबल को कॉल करेगा। तो ये गिव्स अल्टरनेटिव नेम्स टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी हमारे पास एक सिनोनिम होता है। तो ये बेसिकली आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जितने भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी नेमिंग जो रूल्स होते हैं वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, टेबल है, तो उसका नाम EMP है तो E से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम 30 करैक्टर तक हो सकता है, 30 से ज़्यादा का आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। वो प्रोसीजर्स हैं, वो फंक्शंस हैं, वो आपके ट्रिगर्स हैं, वो टेबल्स हैं, व्यूज हैं, सीक्वेंस हैं, सिनोनिम्स हैं, इंडेक्सेस हैं, वो सारे के सारे 1 से 30 करैक्टर तक होंगे। उसके अलावा A to Z कैप्स में, स्मॉल में, 0 to 9 और कुछ स्पेशल करैक्टर, सारे नहीं कुछ, ये भी हम टेबल में दे सकते हैं। जैसे अंडरस्कोर है, डॉलर साइन है, हैश साइन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दूसरे ऑब्जेक्ट के नाम पे नहीं हो सकता। एक प्रोसीजर उसका नाम F1 बनाया और एक टेबल का नाम F1 बनाया तो आप नहीं बना सकते, वो आपको एरर देगा। उसके अलावा आपने ख्याल रखना है कि कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनको आप जो है ना ऑब्जेक्ट का नाम नहीं रख सकते। मतलब सेलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है, ऑर्डर बाई है, ये आपके कीवर्ड्स हैं जिनका कुछ मतलब है। अब इन्हीं नाम से आप सेलेक्ट के नाम से टेबल नहीं क्रिएट कर सकते, ऑर्डर बाई के नाम से टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई ऐसी मजबूरी पड़ भी जाती है कि आपने करना है तो उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट लगा दें, मिसाल के तौर पर सेलेक्ट 1 के नाम से टेबल बना सकते हैं। तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उन्होंने नेमिंग की रिस्ट्रिक्शंस दी हैं टेबल के हवाले से। उसके अलावा ये रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा टेबल क्रिएट करना की जो कमांड है वो उसने बताई है कि जी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल की करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्रिएट टेबल की प्रिविलेज होनी चाहिए। जाहिर बात है, हम चूँकि एज अ DBA काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास तो सारी प्रिविलेजेस होती हैं, लेकिन सम टाइम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो आपका टीम लीड होता है वो यूज़र्स को राइट्स खुद से देता है ताकि टीम के लोग खुद से ना टेबल क्रिएट करना शुरू कर दें। अगर उसके पास टेबल क्रिएट के राइट्स हैं तो वो करेगा, नहीं है तो नहीं कर सकता। जैसे राना बैठा हुआ है, राना मुनीर, तो मैं कहता हूँ राना साहब आप टेबल नहीं क्रिएट कर सकते, तो मैं उनको जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट दूंगा उसमें क्रिएट टेबल के राइट्स ही नहीं दूंगा। तो ज़ाहिर क्रिएटेबल करने के लिए आपको बस क्रिएटेबल के राइट्स होने चाहिए। उसके अलावा स्टोरेज एरिया भी होना चाहिए जहाँ पर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज एरिया ऑलरेडी हमने डिफाइन की होती है, इसलिए आपको स्टोरेज एरिया देने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट क्रिएट टेबल कमांड से टेबल क्रिएट करते हैं।
क्रिएट टेबल के लिए आपको पहले टेबल का नाम पता जाना चाहिए, कॉलम के नाम पता जाने चाहिए, डाटा टाइप और उनके साइजेस का पता होना चाहिए, तो आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। मैं एक स्टैंडर्ड टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे देता हूँ, उसके अलावा इसका जेंडर दे देता हूँ, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, उसके अलावा मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें मैंने क्या क्या बताया, मैंने उसका नाम बताया टेबल का, मैंने बताया कि उसके अंदर ये कॉलम है, ये उसकी डेटा टाइप है, विड्थ मेंशन नहीं की तो 40 कैरेक्टर तक विड्थ होगी बाय डिफॉल्ट। वार चार्ट में 30 दे दी है, ठीक है, लेकिन अगर वार चार्ट में विड्थ ना दें तो डिफॉल्ट नहीं लेता, वो एरर देता है। नंबर में ना दें तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है 40 कैरेक्टर। वार चार्ट की मैक्सिमम विड्थ 4000 कैरेक्टर तक होती है। जेंडर में मैंने विड्थ सिर्फ कैरेक्टर लिखी है, साथ मेंशन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट 1 कैरेक्टर ले लेगा। एन फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, ठीक हो गया। इस तरह डेट ऑफ बर्थ में हमने डेट डाल दी, तो डेट में ऑटोमेटिकली डेट के अंदर डेट टाइम सब कुछ स्टोर करता है, डे भी स्टोर करता है। अब मैं काम करता हूँ, कल हमने इंसर्ट की स्टेटमेंट पढ़ी थी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़ 1 दे देता हूँ, निशान दे देता हूँ, राय दे देता हूँ, जेंडर मेल दे देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ सिस्टम डेट डालने की बजाय मैं डाल देता हूँ 20 मार्च 1985, ठीक है। ये है जनाब, ये मैंने इसके अंदर एंट्री कर दी। ये टेबल क्रिएट करने की कमांड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। टेबल बिलोंग्स टू अदर यूजर्स आर नॉट इन यूजर स्कीमा। अब देखें ये जो टेबल क्रिएट हुआ है, अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे यूजर में इस वक्त कौन कौन से टेबल मौजूद हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। मेरे यूजर में इस वक्त ये टेबल्स मौजूद हैं, डीपीटी, ईएमपी, बोनस, सैल ग्रेड, ईएमपी2 एंड स्टूडेंट, ठीक है। टेबल स्पेस इसकी यूजर है जहाँ पर ये डाटा स्टोर हो रहा है जिस टेबल स्पेस में, और उसके अलावा इसका ऑनर कौन है, इसका ऑनर जो है वो स्कॉट होगा, अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ आएगा तो। इसके अलावा हमारे पास एक और डाटा डिक्शनरी व्यू होता है, ऑल अंडरस्कोर टेबल। ऑल टेबल्स ये बताता है कि हमें किसी और टेबल की तरफ से अगर कोई यूजर की तरफ से राइट्स मिले हुए तो वो टेबल्स भी शो होंगे। लेकिन सिस्टम की तरफ से हमें ये टेबल मिला हुआ डुअल का। इसी तरह सिक्स सॉक्स का एक स्कीमा है, तो ये टेबल स्पेस नाम आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑनर कौन है, सिस है, सिस्टम है, ठीक है, या मुख्तलिफ जितने भी टेबल स्पेसेस हैं वो सारी आ रही हैं। ये देखें स्कॉट के भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑल टेबल्स की बजाय डीबीए टेबल्स रखेंगे तो हमारे पास तीसरा डाटा डिक्शनरी व्यू भी है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर टेबल्स। अच्छा, ये मैं बार बार डाटा डिक्शनरी व्यूज कह रहा हूँ, ये क्या है, डीबीए अंडरस्कोर टेबल्स। देखें इसके ऊपर मेरे पास राइट्स नहीं है, इसलिए मुझे ये शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और स्कीमा में जिसके पास डीबीए के राइट्स हों और उससे कनेक्ट होके मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए मैं वही क्यूरी यहाँ चलाता हूँ, वो चल जाएगी। वो क्यों चली, क्योंकि ये डीबीए था, ये जो स्कीमा है ये डीबीए है, तो इसने देखें मुझे सारे टेबल शो कर दिए। अब ये जिस जिस स्कीमा के अंदर
जिस जिस यूज़र के अंदर जो जो टेबल्स पड़े हुए हैं ये सारे दिखाएगा। मिसाल के तौर में यहाँ लिख देता हूँ वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू EMP। ये देखिए कि EMP जहाँ जहाँ पड़ा है वो दिखा देगा। हालांकि मैं कनेक्टेड इस वक्त इस स्कीमा के साथ हूँ, लेकिन मुझे वो स्क्वाड भी दिखा रहा है। तो कहने का मकसद ये है, डाटा डिक्शनरी व्यूज़ क्या होते हैं? डाटा डिक्शनरी व्यूज़ जो हैं वो व्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, वो आपको सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। ये पहले से ये बने हुए हैं, ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑरिकल ने बनाए हैं। ऑरिकल इंस्टॉल करेंगे, ये आपको डाटा डिक्शनरी व्यूज़ खुद से क्रिएट मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यूज़र टेबल्स। तो हमारे यूज़र में देखेंगे हमारे जो टेबल नेम है स्टूडेंट, ये हमने अभी क्रिएट किया था। ये इसी यूज़र के अंदर पड़े हुए जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, और वो कौन सा है वो स्कॉट का। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमने टेबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पर भी वो ये बात कर रहा है टेबल बिलोंग्स टू अदर यूजर्स आर नॉट इन यूजर स्कीमा। तो यूजर अगर टेबल्स करेंगे तो अदर स्कीमास के टेबल नजर नहीं आएंगे, ऑल करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। यू शुड यूज द ओनर नेम एज अ प्रीफिक्स टू दोज टेबल्स। अगर आपने किसी और स्कीमा के टेबल देखने हैं तो फिर आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा। वो एक लंबी स्टोरी है, पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू MB, ये मैंने कोर स्कीमा को मैंने इस टेबल के राइट्स दे दिए। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिखूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, अब मैं दूसरे स्कीमा से कनेक्टेड हूँ, मुझे नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्कॉट डॉट स्टूडेंट लिख दूंगा तो मुझे दिखा देगा। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि स्कॉट के स्कीमा के अंदर स्टूडेंट का टेबल पड़ा हुआ, स्कॉट का स्कीमा ये पड़ा हुआ था। तो ये जो बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि यू शुड यूज द ऑनर नेम एज प्रीफिक्स टू दोज टेबल्स। कि अगर कोई और स्कीमा में आप कनेक्टेड हैं और किसी और स्कीमा का टेबल देखना है तो आपको फिर उसका ऑनर नेम यानी कि स्कीमा नेम हमें बताना पड़ेगा। ऑनर वही होता है जिसके अंदर वो टेबल क्रिएट होता है। खैर, आगे चलते हैं जनाब। उसके अलावा एक डिफॉल्ट ऑप्शन भी होती है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर भी एक टेबल क्रिएट किया था, मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा जेंडर नहीं देता तो डिफॉल्ट के अंदर मेल उठा दो। अगर कोई बंदा डेट नहीं देता, डेट ऑफ बर्थ नहीं देता, तो डिफॉल्ट के अंदर तुम आज की डेट डाल। अब ये मैंने उसके अंदर ये वैल्यू मेंशन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसके अंदर डालने लगा हूँ। अब मैंने फर्स्ट नेम में डाल दिया असलम और लास्ट नेम में डाल दिया जैद। सिर्फ मैंने 3 कॉलम डाले हैं, बाकी मैं नहीं डाल रहा। मैं इसको डालता हूँ। अब मैं इसको क्यूरी करूँ, ये देखें हमने यहाँ पर अभी एक एंट्री की है। पहले वाली तो हमने टेबल ड्रॉप कर दिया था, वो डिलीट हो गई। अभी हमने नए सिरे से टेबल क्रिएट किया। मैंने सिर्फ 3 एंट्रियाँ डाली थी। मेल खुद ब खुद आ गया, आज की डेट खुद ब खुद आ गई। क्यों? क्योंकि हमने डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज़ किया था। और डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करते हुए डाटा टाइप का ख्याल रखना है। यहाँ पर करेक्टर है तो मैंने यहाँ पर एक करेक्टर दिया है। यहाँ डेट थी तो मैंने सिस डेट दिया है। मैं नेम के सामने कभी भी सिस डेट डिफॉल्ट नहीं करूँगा, नेम के सामने कोई नाम दूंगा। जिस तरह की डाटा टाइप होती है उसी तरह से डिफॉल्ट के अंदर जो भी आपने वैल्यू डालनी है वो शो करते हैं। अच्छा, स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम ड्यूरिंग एन इंसर्शन, ठीक हो गया। ये मैंने डिफॉल्ट कर दिया। लिटरल वैल्यूज एक्सप्रेशंस और एसक्यूएल फंक्शंस आर लीगल वैल्यूज। हम लिटरल वैल्यूज दे सकते हैं, ये लिटरल वैल्यू है जो कि सिंगल कोट्स के अंदर होती है। उसके अलावा हम फंक्शन एसक्यूएल फंक्शन यूज कर सकते हैं। सिस डेट का देखें हमने फंक्शन यूज किया है। और उसके अलावा एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या है कि अगर मैं इस टेबल को ड्रॉप करूं, ड्रॉप करके मैं दोबारा क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर डाल दूं सैलरी और इसको मैं कहता हूँ नंबर, और मैं कहता हूँ सैलरी जो है ना वो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 हो, और यहाँ मैं लिख दूँ डिफॉल्ट। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये ले, फिर भी क्रिएट हो गया। अब मैं इंसर्ट करता हूँ और क्यूरी करता हूँ तो देखिए उसने 1.1 के साथ सैलरी को मल्टीप्लाई करके शुरू किया। ये आपका डिफॉल्ट की ऑप्शन होती है जो मैं आपको बता रहा था। आगे चलते हैं जनाब।
another column name or pseudo column are illegal. डिफॉल्ट में आप ये नहीं लिख सकते, जेंडर के सामने डिफॉल्ट में आप डाल दें एल नेम। अब एल नेम क्या था, ये वाला कॉलम था, दूसरा कॉलम नहीं डाल सकते आप, ठीक हो गया। उसके अलावा सूडो कॉलम्स भी नहीं डाल सकते। सूडो कॉलम्स क्या होते हैं आगे चल के देख लेते हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं है। द डिफॉल्ट डाटा टाइप मस्ट मैच द कॉलम डाटा टाइप, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी डाटा टाइप और इसकी डाटा टाइप मैच होनी चाहिए। आगे चलते हैं, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं बता दिया, ठीक है। जैसे क्रिएट हो जाएगा उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ मैंने टेबल क्रिएट किया, यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब या DESC लिख के स्टूडेंट लिख के एंटर कर दें तो आपको पता चल जाएगा बाकी टेबल क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। टोड में आप F4 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने खुल जाता है। तो वो उसने बताया है यहाँ पे। उसके बाद डेटा टाइप्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी। varchar2 इसकी वैसे यहाँ पर मैक्सिमम साइज 4000 होता है, 4000 करेक्टर, और लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से साइज़ देते हैं, और करेक्टर में साइज़ मैक्सिमम 2000 करेक्टर तक हो सकता है। करेक्टर जो होती है फिक्स लेंथ करेक्टर डाटा टाइप होती है, वेरिएबल जो है वेरिएबल लेंथ होती है। इसका क्या मतलब है, फिक्स लेंथ का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर एक मैं और कॉलम ऐड करता हूँ CNIC, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ CNIC, और यहाँ मैं varchar2 20 दे देता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं CNIC भी डाल देता हूँ। अब लेट्स सपोज एक बंदा उसका CNIC है, ये CNIC है, ये मैंने एंटर किया, उसने ले लिया। इसके करैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने कितनी वेट मेंशन की हुई है, 20। 6 जाया हो गई ना। varchar2 क्या करता है, वो चेक करता है कि 20 थी, इसने 14 यूज की है तो 6 फ्री कर देगा। लेकिन अगर हम ये करने की बजाय यहाँ पर varchar2 के बजाय करेक्टर कर दें और यहाँ पर 14 लेंथ फिक्स कर दें तो क्या होगा, डाटा तो फिर भी इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन अब उसको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि लेंथ कितनी थी, कितनी यूज हुई, कितनी फ्री करनी है। तो ये फास्ट होती है करेक्टर, लेकिन ये उस वक्त रखी जाती है जब आपको पता होता है, कंफर्म होता है कि इसकी लेंथ होनी ही इतनी है। जब वेरिएबल लेंथ होगा तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो CNIC चूँकि गवर्नमेंट का एक नंबर है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और वो फिक्स लेंथ होता है, इसलिए हम उसको फिक्स लेंथ के तौर पे हमने करेक्टर ही डाल दिया। अच्छा, इसी तरह से नंबर जो है, नंबर के अंदर दो वर्ड्स यूज होते हैं, प्रिसीजन और स्केल। बेसिकली ये भी वेरिएबल लेंथ होता है। मैं अगर यहाँ पर प्रिसीजन और स्केल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 7,2, इसका मतलब ये है कि अब ID जो है उसकी टोटल लेंथ 7 करेक्टर होगी, टोटल है, जिसमें 2 डेसिमल के लिए होगी और 5 विदाउट डेसिमल के लिए होगी, टोटल 7 होगी। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं टोटल 9 होगी, 7 या 2 9, ऐसा नहीं, टोटल 7 होगी, जिसमें 2 हमने बता दिया उसके लिए स्केल के लिए, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे और डेसिमल से पहले 5 होंगे, ठीक है। तो ये P और S का मतलब प्रिसीजन और स्केल होता है। डेट के अंदर डेट और टाइम वैल्यूज आती हैं। लॉन्ग जो है वो नॉर्मली अप टू 2 GB तक डाटा स्टोर हो सकता है। तो अगर आपने कोई 4000 से ज़्यादा करेक्टर का है तो फिर आप उसे जो है वो लॉन्ग में स्टोर करते हैं। सी लॉग जो है ये करेक्टर के लिए होता है, ये अप टू 4 GB होता है। लॉन्ग एंड लॉन्ग रा नॉर्मली इमेजेस के लिए होता है, वीडियोस के लिए बी लॉग, ये डिफरेंट डाटा टाइप यूज होते हैं। रो आईडी जो है ये बेसिकली हर टेबल के साथ स्टोर होता है। और लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर यूँ लिखूँ सेलेक्ट रो आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ रो आईडी नहीं शो कर रहा। मैं काम करता हूँ SQL प्लस से कनेक्ट होता है।
ये देखें, ये रो आईडी है। हर रो की एक यूनिक आईडी होती है। आप जब भी आएंगे असलम की रो आईडी यही होगी। 10 साल बाद खोलेंगे फिर भी यही होगी, ये नहीं चेंज होती। जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है कि रो आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। खैर आगे चलते हैं। तो लिखा 64 नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द यूनिक एड्रेस ऑफ रो इन इट्स टेबल। तो आप इस रो आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ से इसको मार्क करता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर यूँ लिखूँ कि वेयर रो आईडी इज इक्वल टू, और वो वाली रो आईडी दे दूँ जो हमने अभी वहाँ पर नोट की थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि बाकी डाटा टाइप जो लॉन्ग रहा है, ये बेसिकली बाइनरी डाटा, नॉर्मली इमेजेस वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। ये भी बाइनरी डाटा होता है, ये 2 GB होता है, ये 4 GB होता है। ठीक हो गया। ये बाइनरी डाटा स्टोर्ड इन एक्सटर्नल फाइल, कि अगर आप एक एक्सटर्नल फाइल में डाटाबेस में नहीं स्टोर करना चाह रहे, फाइल सिस्टम में स्टोर करना चाह रहे हैं, ये इसके लिए रो आईडी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा डेट टाइम डेटा टाइप्स हैं। डेट टाइम डेटा टाइप्स में आपका टाइम स्टैम्प है, इंटरनल इंटरवल ईयर टू मंथ है। खैर ये डेट टाइम डेटा टाइप्स हैं। डेट टाइम में आपकी डेट भी स्टोर होती है, टाइम भी स्टोर होता है, फ़र्क कोई नहीं होता। लेकिन जब वो स्टोर कर रहा होता है, यू कैन यूज सेवरल डेट टाइम डेटा टाइप्स। टाइम स्टैम्प, इंटरवल ईयर टू मंथ, इंटरवल डेज टू सेकंड, ये भी है। मैंने कभी यूज़ नहीं की है, बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा खुद से। जैसे ये डाटा टाइप है, टाइम स्टैम्प है। ठीक है, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, इसको आप डाटा डाल के चेक कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो भी आपका टाइम स्टैम्प होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना टाइम स्टैम्प देखता हूँ यहाँ पे, तो पाकिस्तान का जो टाइम स्टैम्प है वो UTC ये है। मुख्तलिफ पैसिफिक होता है यूएस के लिए, यूएस के लिए मेरिडियन भी होता है, मुख्तलिफ होते हैं। ये आपके टाइम स्टैम्प होते हैं। माउंटेन टाइम स्टैम्प है, सेंट्रल अमेरिका, ये डिफरेंट टाइम स्टैम्प है। इसी की बेस पे आपकी टाइमिंग्स का पता चलता है। जैसे ये हमारा जो टाइम स्टैम्प है उसके मुताबिक इस वक्त शाम के 6 बजे हैं, लेकिन मे भी मैं अगर कोई और टाइम स्टैम्प यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर उस मुल्क का टाइम यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ें आपकी यहाँ पर भी स्टोर होती हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए।